दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 3 राज्यों के जंक्शन पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आंध्र प्रदेश। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को हम एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में पर्यावरणविदों ने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व यानी एमटीआर के बफर जोन में फरवरी 2023 से शुरू होने वाले मंदिर उत्सव में तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लागू करने की अपील की है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व 3 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंक्शन पर 321 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए विकल्प सी सही है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, नम सागौन वन, शुष्क सागौन वन, घास के मैदान और दलदल से लेकर विभिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं। ये हाथी, गौर, बाघ, पैंथर, चित्तीदार हिरण, बार्किंग हिरण, जंगली सूअर, साही आदि वन्य जीवों से समृद्ध है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आंध्र प्रदेश। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन यानी GAEA किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर क्वाड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विश्व आर्थिक मंच। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 45 से अधिक भागीदारों द्वारा समर्थित गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन यानी GAEA लॉन्च किया, इसलिए विकल्प ए सही है। गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन यानी GAEA सार्वजनिक, निजी और परोपकारी भागीदारी यानी 4Ps को निधि देने और विकसित करने की एक वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना, प्रकृति के नुकसान को रिकवर करना और 2050 तक जैव विविधता को बहाल करने के लिए प्रत्येक वर्ष $3 ट्रिलियन की राशि को जुटाना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न देखते हैं येलो बैंड रोग किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बैक्टीरिया। थाईलैंड का समुद्री और तटीय संसाधन विभाग येलो बैंड रोग से निपटने के लिए कई एजेंसियों के साथ काम कर रहा है। येलो बैंड एक रोग है जो कोरल को प्रभावित करता है। ये विब्रियो बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए विकल्प बी सही है। इससे संक्रमित कोरल हल्के पीले या सफेद पड़ जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और जल का बढ़ता तापमान कोरल को येलो बैंड रोग के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बैक्टीरिया। अगला प्रश्न देखते हैं भोज आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मध्य प्रदेश। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने भोज आर्द्रभूमि को प्रदूषित करने वाले एक क्रूज पोत की गतिविधियों की समय समय पर निगरानी करने का निर्देश दिया है। भोज आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक रामसर स्थल है जो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसकी 2 झीलें हैं, ऊपरी झील जिसे भोजताल भी कहा जाता है और दूसरी है निचली झील जिसे छोटा तालाब के रूप में जाना जाता है। यह झीलें न केवल कई पक्षी प्रजातियों का घर है, बल्कि यह स्थानीय निवासियों को पानी उपलब्ध कराती हैं। इस झील की परिकल्पना परमार राजा भोज द्वारा की गई थी। यह आर्द्रभूमि 900 वर्षों में लगभग प्राकृतिक इकोसिस्टम बन गई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एमफेक्स 2023 का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है तीनों सेनाओं का अभ्यास, विमान वाहक पोत, एक्सोप्लैनेट या फिर अंतरिक्ष में एक तारामंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए तीनों सेनाओं का अभ्यास। हाल ही में तीनों सेनाओं के द्विवार्षिक जल थल नभ अभ्यास एमफेक्स 2023 का सफल आयोजन किया गया, इसलिए विकल्प ए सही है। यह अभ्यास आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य आपसी पारस्परिकता और तालमेल को बढ़ाने के लिए संचालन के विभिन्न पहलुओं में तीनों सेनाओं के विभिन्न घटकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारतीय सेना ने
900 से अधिक सैनिकों के साथ इस अभ्यास में भाग लिया, जिसमें विशेष बल, तोपखाने और बख्तरबंद वाहन शामिल थे। वहीं भारतीय नौसेना के जगुआर लड़ाकू विमानों और C-130 विमानों ने भाग लिया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, तीनों सेनाओं का अभ्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन किस भारतीय राज्य में हो रहा है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, ओडिशा या फिर तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने ओडिशा के जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, इसलिए विकल्प सी सही है। ये अपनी तरह का पहला शिल्प शिखर सम्मेलन है जिसमें शिल्पकार और कला एवं संस्कृति के प्रति उत्साही लोग भाग ले रहे हैं। स्थानीय कारीगरों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए 15 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही इसमें 4 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और 5 यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ने भागीदारी की है। गौरतलब है कि जाजपुर ओडिशा की प्राचीन राजधानी थी। धार्मिक पर्यटन, शहरी पर्यटन और बौद्ध पर्यटन के साथ इसमें एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनने की क्षमता है। जाजपुर की सांस्कृतिक विरासत इसकी जीवंत कला रूपों में परिलक्षित होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा एस्टोनिया से लगती है? पहला रूस, दूसरा लातविया, तीसरा बेलारूस। दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। तो आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 और 2 सही है। चलिए स्पेशल साई की बात को देखते हैं। हाल ही में रूस ने एस्टोनिया के राजदूत को निष्कासित कर दिया और उन्हें 7 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश दिया। एस्टोनिया पूर्वोत्तर यूरोप का एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में फिनलैंड की खाड़ी, पश्चिम में बाल्टिक सागर, दक्षिण में लातविया और पूर्व में रूस से मिलती है। इसलिए विकल्प ए सही है। यह 3 बाल्टिक देशों में सबसे उत्तरी देश है। बाल्टिक राज्य यूरोप का पूर्वोत्तर क्षेत्र है जिसमें बाल्टिक सागर के पूर्वी किनारे पर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। 1940 में एस्टोनिया को यूएसएसआर में एक घटक गणराज्य के रूप में शामिल किया गया था। 1991 तक एस्टोनिया एक सोवियत गणराज्य बना रहा। फिर इसने यूरोप के साथ एकीकरण की मांग की और 2004 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो और यूरोपीय संघ यानी यू में शामिल हो गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल 1 और 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन सलाहकार समिति यानी FAC का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? आपके ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 या फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वन संरक्षण अधिनियम 1980। हाल ही में वन सलाहकार समिति ने अरुणाचल प्रदेश से एटालिन जलविद्युत परियोजना की समीक्षा करने को कहा। साथ ही इसने अरुणाचल प्रदेश सरकार से एटालिन जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक नया प्रस्ताव भी दाखिल करने को कहा है। वन सलाहकार समिति यानी FAC पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। यह खनन, औद्योगिक परियोजनाओं, टाउनशिप जैसे गैर वन उपयोगों के लिए वन भूमि के परिवर्तन पर विचार करता है और वन मंजूरी देने के मुद्दे पर सरकार को सलाह देता है। हालांकि इसकी भूमिका सलाहकारी होती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वन संरक्षण अधिनियम 1980। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह एक वैधानिक निकाय है। कथन 2 है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन सही है। आज यानी 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ECI एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। ये भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। ये लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, इसलिए कथन 2 सही है। यह अनुच्छेद 324 के अनुसार काम करता है।
मूल रूप से इस आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। इस प्रकार विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, यानी केवल 2 कथन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डाक द्वारा कौन सी मेल सेवा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है पवन मेल सेवा, संदेश मेल सेवा, तरंग मेल सेवा या फिर उड़ान मेल सेवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तरंग मेल सेवा। हाल ही में भारतीय डाक ने समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है, इसलिए विकल्प सी सही है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने सूरत के हजीरा बंदरगाह पर तरंग मेल सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय डाक ने सौराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात और मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं के लिए गोघा हजीरा मार्ग पर रोपेक्स फेरी सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यह सेवा आने वाले महीनों के दौरान लगभग 3 से 4 टन दैनिक डाक माल को ले जा सकती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तरंग मेल सेवा। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। कथन 2 है, इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व पर जागरूकता को बढ़ाना है। उपयुक्त में से कौन सा यह से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हर साल 25 जनवरी को पूरे देश में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है, इसलिए कथन 2 सही है। यह दिन पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर वैश्विक समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत में सांस्कृतिक, प्रकृति विरासत, शैक्षिक, व्यवसाय, खेल, ग्रामीण, चिकित्सा, क्रूज और इको टूरिज्म जैसे कई प्रकार के पर्यटन उपलब्ध हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा पेश किया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही है। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।